वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इंटरनेशनल जो बिजनेस है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उसकी कुछ थ्योरीज हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो कंसेप्ट है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का, वो इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑफलाइन मोड में डिस्कस किया गया था। और आज की जो बेसिक क्लास होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस लिहाज से, चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो चार थ्योरीज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें मोस्टली कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं। कन्फ्यूज़न की वजह यह है कि जब आप इन थ्योरीज़ को पढ़ोगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको लगेंगी पढ़ने में, बट सिमिलरिटीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये अलग अलग थ्योरीज अलग अलग टाइम पे क्रिएट करी गई। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या होती है, इसके अलावा कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या है, और इसके अलावा फैक्टर इंडॉनमेंट थ्योरीज क्या है। तो कुछ इन थ्योरीज के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, ये थ्योरी आपको क्या बताती है। द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म मेनली फोकस ऑन एक्वायरिंग अकुमुलेटेड वेल्थ। यानी इस थ्योरी का जो बेसिक फोकस है वो क्या है, अकुमुलेटेड वेल्थ को एक्वायर करना है। देखिए, ये थ्योरी जो है वो दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का दुनिया के किसी और कंट्री के साथ बिजनेस हो रहा है, तो हमारा जो बेसिक मोटिव होगा, हमारा जो बेसिक पर्पस होगा, वो क्या होगा कि हम लोग वेल्थ को अक्वायर करेंगे। वेल्थ अक्वायर करने का मतलब क्या है कि हम दो देशों के साथ जब बिजनेस करें तो हम अपनी जो वेल्थ है, अपनी जो अर्निंग है, अपनी जो कह सकते हैं एसेट्स हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये थ्योरी का जो बेसिक फोकस वो किस पे है, द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म मेनली फोकस ऑन एक्वायरिंग अकुमुलेटेड वेल्थ। अकुमुलेटेड वेल्थ ट्रेडिशनली मेजरेबल या मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी जब ये थ्योरी बनाई गई, जिस समय ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया, उस दौरान वेल्थ को अकुमुलेट करने का मतलब क्या था कि यानी वेल्थ बनाने का मतलब, धन या संपत्ति बनाने का मतलब क्या था कि हम दूसरे देश के साथ बिजनेस करें और बिजनेस करके गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक को इम्प्रूव करें। कहने का मतलब क्या था कि जो मर्केंटलिज्म थ्योरी है उसका मेनली फोकस इस बात पर है कि हम दो देशों के साथ क्या करें, बिजनेस करें। जब हम दो देशों के साथ में बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने समस्या कौन सी आती है, हमारा जो बेसिक पर्पज़ होता है वो पर्पज़ क्या होता है कि हम अपने देश की वेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। वेल्थ को इम्प्रूव करने का उस टाइम जो ढंग था, उस टाइम जो प्रोसेस था, उसमें हम अगर गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक को इम्प्रूव कर लें, इसका मतलब हमने अपने देश की वेल्थ को इम्प्रूव कर लिया। इस चीज़ को मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखिए, सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, फोकस ऑन एक्वायरिंग वेल्थ। देखिए, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि उस डेटा को, उस चीज़ को आप पिक्चोरियल फॉर्म में याद करें। पिक्चोरियल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप एक 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं। 3 घंटे की मूवी जब देख के आते हैं तो आपको मूवी का एक एक सीन याद रहता है, लेकिन अगर आपसे उसी मूवी का एक स्क्रिप्ट आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़िए, तो यकीनन आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका पूरा कंटेंट जो है आपके दिमाग से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो दिमाग है, दिमाग की हैबिट ये है कि वो पिक्चोरियल डेटा को बहुत ही ईजिली कनेक्ट करता है, बहुत ही ईजिली उनको पकड़ता है। तो आपको क्या करना है, पिक्चोरियल डेटा पे काम करना है। इसलिए मैंने देखिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी क्या किस पर फोकस करती है, फोकस ऑन एक्वायरिंग अकुमुलेटेड वेल्थ। हमें किस पे फोकस करना है, अकुमुलेटेड वेल्थ को एक्वायर करना है। कैसे एक्वायर करना है उसकी डिस्कस हम आगे करेंगे। उस टाइम पे वेल्थ का बेसिक मतलब क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी अगर गोल्ड एंड सिल्वर आप बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के माध्यम से एक्वायर करते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। यानी कि क्या करना है, एक्वायरिंग करनी है, आपको वेल्थ एक्वायर करनी है। कैसे, गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में। करना क्या है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, और इंपोर्ट को आपको क्या करना है, घटाना है। यानी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी क्या बताती है कि आपको वेल्थ को एक्वायर करना है, गोल्ड एंड सिल्वर को एक्वायर करना है। कैसे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को डिक्लाइन करेंगे। इससे क्या होगा, क्रिएट सरप्लस एंड इंक्रीज नेशनल वेल्थ।
यानी आप क्या करेंगे, सरप्लस को इंक्रीज करेंगे, क्रिएट सरप्लस एंड इंक्रीज नेशनल वेल्थ। सरप्लस करने का मतलब क्या है कि जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो सरप्लस बढ़ेगा, और जब सरप्लस बढ़ेगा तो आपके देश की जो वेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दे रखा है कि दैट टाइम ट्रीटेड एज इंटरनेशनल मनी, यानी कि चूंकि जब ये थ्योरी बनी थी तो उस टाइम जो करेंसीज आज की डेट में है दुनिया के देशों में, वो चीज़ें उस टाइम नहीं चलती थी। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो था उस टाइम स्टैंडर्ड करेंसी थी, और जिसके पास गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा है वो देश आपका अमीर माना जाता था। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ें हैं जो कि इससे बहुत संबंधित हैं, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। बिटवीन 16 टू 90s यानी 1600 से 1990 का जो समय था, फ्यू यूरोपियन कंट्रीज कम टू इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पज एंड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। यानी 1600 से लगा के 1900 तक का जो समय था, उस टाइम भारत के अंदर यूरोपियन की कई कंपनीज आई। उन कंपनीज ने क्या किया कि भारत के अंदर अपना जो सिस्टम है, भारत के अंदर जो उन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर क्रिएट किया। आए थे बिजनेस करने, बिजनेस को किया, बिजनेस को बखूबी किया, और बिजनेस इतना ज़बरदस्त किया कि हमारे देश के अंदर उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया। सो अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट कम इन सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में 1608 के अंदर आती है, और वो करती क्या है कि हमारे देश के जो कुछ चीज़ें हैं जिनका एडवांटेज लेके अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ की स्पाइसेस, कॉटन, कुछ मुस्लिम के जो मतलब क्लोथ्स वगैरह पहनने के हैं, इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, अपना बेसिक पर्पस बनाया, अपना बेसिक प्रोडक्ट बनाया, और इसको यहाँ पे इससे इन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस करके अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ जो है उन्होंने अर्न करी। सच अदर यूरोपियन कंपनी जस्ट लाइक जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाली, स्पेन, इटाली, और कुछ आपकी ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ये देश भी हमारे देश के अंदर आए, और उन्होंने हमारे देश के साथ बिजनेस किया, और बिजनेस करके एक बड़ी मात्रा में वेल्थ जो है वो कमा के अपने देश से लेके गए। क्योंकि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो दैट मीन्स कि सोने की चिड़िया के अंदर सोना नहीं था। इधर कहने का मतलब क्या था कि हम लोग नेचुरली बहुत मतलब गॉड गिफ्टेड हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जिन रिसोर्सेज का ये सारी कंट्रीज़ के लोग आए और इन्होंने इनका दोहन किया और इनको यहाँ पे लेके गए, और अपने देश की वेल्थ को इन्होंने इम्प्रूव किया। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज से संबंधित चीज़ें कुछ और हैं। यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली स्टैब्लिश देयर बिजनेस इन इंडिया फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। भाई यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे देश के अंदर हमारे देश का डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, वो हमारे देश में बेसिकली इस वजह से आए थे ताकि हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर सकें, उनका मैक्सिमम यूज़ कर सकें, जिससे वो अपने देश की वेल्थ को एक्वायर कर सकें। ये उनका बेसिकली फोकस था। एंड फॉर द गुड्स ऑफ हिज मदर कंट्री, कहने का मतलब क्या था कि हमारे देश में आए, हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और एक्सप्लॉइट करने के साथ उन्होंने क्या किया, अपने देश की कंट्री के लिए उन्होंने गुड्स तैयार किए, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, और गुड्स उन्होंने अपने देश के अकॉर्डिंग बनाए, वहाँ पे लेके गए, सस्ता यहाँ से खरीदा, उसको कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, और अपने देश में उसको महंगे प्राइस पे बेचा। तो ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ का हमारे देश के साथ बिजनेस का ये सिस्टम था। इस तरीके से हमारे देश के साथ उन्होंने बिजनेस किया। इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ें लिमिटेशन क्या है कि ये थ्योरी क्या बताती है कि ट्रेड इज़ गेम ऑफ विन एंड लूज, यानी कि जो ट्रेड है हमेशा ट्रेड के अंदर फ़ायदा ही नहीं होता है। ट्रेड इज़ द गेम ऑफ विन एंड लूज, यानी नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ये थ्योरी क्या कहती है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगे, दूसरे देश के रिसोर्सेज का हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, उससे हम अपने देश की वेल्थ को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। वेल्थ किस फॉर्म में एक्वायर करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में एक्वायर करेंगे। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये बताती है कि ट्रेड हमेशा विन एंड लूज का गेम होगा, और ये कहा गया है कि फॉर गेटिंग सम टाइम यू मस्ट बी गिवन समथिंग, मतलब सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, फॉर गेटिंग समथिंग यू मस्ट बी गिवन समथिंग। दैट मीन्स कि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस करें तो सिर्फ और सिर्फ आप वेल्थ ही कमाएंगे, आपको उस देश को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आपका फेवरेबल ट्रेड इन पॉसिबल इन शॉर्ट रन। ये भी कहा गया कि फेवरेबल ट्रेड का मतलब है कि आप हमेशा एक्वायर ही करेंगे वेल्थ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये कुछ ही समय तक पॉसिबल है। आप वेल्थ तो एक्वायर करेंगे लेकिन
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको हो सकता है नुकसान भी हो, तो लॉन्ग टर्म तक आप वेल्थ नहीं कवर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप अंधाधुंध पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक टिकना है दैट मीन्स कि आपको उस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि आप विदाउट गिविंग एनीथिंग यू कैन नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू जस्ट गेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। आप कम समय के लिए किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक पैसे कमाने हैं दैट मीन्स कि आने वाली दूसरी कंट्रीज़ को बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। तीसरा ड्रॉबैक देखिए, गोल्ड रेस्पेक्ट ओनली द माइनर पॉपुलेशन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज। कहा गया जो गोल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मतलब एक्सचेंज के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक मतलब इसका जो कुछ जो थे बड़े ड्रॉबैक थे। एक दो ड्रॉबैक्स और हैं जिसको देख लेते हैं। द थ्योरी लुक ओवर द फैक्टर्स सच एज रिसोर्सेज, ह्यूमन स्किल, कैपिटल, एक्सचेंज रेट एटसेट्रा। यानी इस थ्योरी का जो बेसिक फोकस था वो रिसोर्सेज पे है, ह्यूमन स्किल्स पे है और कैपिटल एक्सचेंज रेट पे है। इसके अलावा और किसी चीज़ पे इसका फोकस नहीं है। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है, इफ़ ऑल कंट्रीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड ट्रेड टैरिफ एंड इम्पोर्ट। आगे अगर सारी कंट्रीज अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मतलब लगा दे रिस्ट्रिक्शंस, तो ये थ्योरी आपके अपने आप में क्या है, बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। भाई अगर आप किसी देश के रिसोर्सेज से एक्सप्लॉइट करोगे तो हो सकता है वो देश जो है आपको बैन कर दे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट आपका मर्केंटलिस्ट थ्योरी, पॉलिसीज यूज टू कोलोनाइज पावर्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि इसमें इन्होंने बेसिकली इस थ्योरी के अंदर इनका जो बेसिक फोकस था, जो आज से बहुत साल पहले अंग्रेज या और भी कई कंट्रीज अलग अलग देशों में हमारे देश के साथ उन्होंने बिजनेस किया, हमारे देश को गुलाम बनाया और भी कई देशों के साथ उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज़ करी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी बनाई गई है। इसके पीछे इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं डाला गया। दैट मीन्स कि जो कॉलोनियल पावर थी दूसरे देश के अंदर एक्वायर करने का जो तरीका था, सिर्फ उसको ही उन्होंने इस थ्योरी के अंदर बेसिक फोकस बनाया। तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या है। मैं एक बार आपको बहुत कम समय में रिपीट करके बताता हूँ। मर्केंटलिज्म थ्योरी ये बताती है कि हम दूसरे देश के साथ बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके हम वेल्थ को एक्वायर करेंगे। वेल्थ एक्वायर करने का हमारा जो पर्पज़ होगा वो क्या होगा कि हम गोल्ड एंड सिल्वर के स्टॉक को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रोडक्ट को हम सस्ते पे खरीद के अपने देश के अंदर फिनिश गुड में कन्वर्ट करके महंगा बेचेंगे। ये इसकी कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन था और जिसमें हमने आपको कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी बताए। बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतनी ज़्यादा ये थ्योरी पूछी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स हैं कंपटीशन की जहाँ पे इससे कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जो थ्योरीज आपको बताने जा रहे हैं वो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और जो इसके फैक्ट्स हैं उनको आप एक बार रिपीट कर लेंगे। अब देखिए जो दूसरी थ्योरी की बात करने वाले हैं, दूसरी जो थ्योरी है आपके लिए वो बहुत ही अहम है। वो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है आपकी, उस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देखिए क्या बताती है आपको। दिस थ्योरी डिस्कस इन हिज फर्स्ट बुक। ये किसके द्वारा डिस्कस की गई थी? प्रोफेसर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। यानी एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ जो हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी एडम स्मिथ ने 1776 में एक पहली बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड का डिस्कशन पहली बार किया। क्या डिस्कशन इन्होंने किया? इन्होंने कहा कि अ नेशन डिड नॉट मेक हिज गुड पोजिशन बाई एक्वायरिंग ह्यूज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी मर्केंटलिज्म जो थ्योरी थी उसकी इन्होंने गलत साबित किया और उस कमियों को पूरा करने के लिए एक नई थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया का नेशन तभी एक अच्छी पोजीशन, मतलब दुनिया का कोई भी नेशन अच्छी पोजीशन सिर्फ स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को एक्वायर करके एक अच्छी पोजीशन नहीं बना सकता। वो थ्योरी कहती थी कि अगर हम स्टॉक बढ़ाते हैं गोल्ड और सिल्वर का तो देश की जो वेल्थ होगी इंप्रूव होगी और उससे वो देश बेहतर होगा। ये थ्योरी क्या बताती है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक बढ़ा के बेहतर पोजीशन नहीं कर सकते। इट ओनली डन बाई प्रोवाइडिंग लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पर कैपिटा इनकम। कहा गया, इन्होंने क्या बताया कि अगर देश की बेहतर पोजीशन बनानी है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा।
सबसे पहले देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आपको इम्प्रूव करना है, देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और पर कैपिटा इनकम को आपको इम्प्रूव करना है। 3 चीज़ें बताई। क्या बताया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोशिश करिएगा पिक्चोरियल फॉर्म में जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ और आप उसी को उसी तरीके से समझने की कोशिश करें। ये कंसेप्ट बहुत ईजिली आप तक पहुँच पाएगा और बहुत आसानी से आप एग्जाम में इसके आंसर्स कर पाएंगे। उस थ्योरी मर्केंटिलिज्म ने बताया था कि हमें एक्वायर करना है गोल्ड एंड सिल्वर को। ये थ्योरी कहती है, प्रोफेसर एडम स्मिथ कहते हैं कि हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर को एक्वायर करके अपने देश की गुड पोजीशन या बेहतर पोजीशन नहीं कर सकते। पोजीशन अच्छी करने का ढंग क्या है कि हमें अपने देश का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी हमारे देश के लोगों की, और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पड़ेगा। और ये 3 चीज़ें करने के लिए ज़रूरी क्या है? ट्रेड शुड बी फ्री फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल इफिशिएंसी। ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ फ्रीली मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भागीदारी करें, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा इंपोर्टिंग गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग सरप्लस विच ही प्रोड्यूसर, यानी हम उन चीज़ों की इंपोर्टिंग करें जो चीज़ हम बहुत अच्छे से नहीं बना सकते हैं, और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें जो चीज़ें हम ईजिली बना लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं। यानी हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ वहाँ से गोल्ड सिल्वर एक्वायर करना ना हो, हमें उन्हें बेहतर क्वालिटीज़ देनी है, और बिजनेस के साथ हमें एक दूसरे का लिविंग स्टैंडर्ड, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल और एक दूसरे की पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस आपका फ्री हो। फ्री का मतलब क्या है कि हमारे जो इरादे हों साफ़ सुथरे हों, सिर्फ पैसा कमाना हमारा पर्पज़ ना हो, हम मतलब उस देश को बेहतर सुविधाएं देना चाहते हो। हम उन चीज़ों को बाहर से मंगवाएंगे जो हम लोग सस्ती नहीं बना पाते हैं या कम बना पाते हैं, बेहतर नहीं बना पाते हैं, और हम वो चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे जो हम बेहतर बना लेते हैं और ज़्यादा बना लेते हैं, सरप्लस बना लेते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी इस दिशा में बात करती है, और कुछ चीज़ें हम और इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, शायद ये एग्जाम्पल आप तक और बेहतर पहुँच पाएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्चुअली क्या है, इसको समझिए। अ कंट्री प्रोड्यूस अ गुड्स मोर इफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली देन द अदर कंट्री। मोर एब्सोल्यूट एडवांटेज का एग्जैक्टली मतलब यह है कि एक कंट्री किसी गुड्स को, मतलब जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, वो दूसरे कंट्री की अपेक्षा बेहतर बना सकती है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली बना सकती है। दैट मीन्स कि कम कॉस्ट खर्च करके बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकती है। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। कुछ और चीज़ें इसी को देखिए और एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या एक और एग्जांपल से कहा गया है कि लीडिंग द गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डे टू डे कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और जब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे तो उस चीज़ काम को करने का ढंग होगा वो दूसरे लोगों से इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब अच्छा करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी और दूसरे से बेहतर बना सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कहा गया कि टेलर है आपका, टेलर स्पेशलाइज इन मेकिंग क्लोथ्स, यानी जो टेलर है, जो कपड़े सिलने वाला बंदा है, वो कपड़े बनाने में एक्सपर्ट है। नॉट मेकिंग अदर प्रोडक्ट लाइक शूज़। अब वो जूते बेहतर नहीं बना सकता। मतलब एक कपड़े बनाने वाला व्यक्ति कपड़े बनाने का एक्सपर्ट है, कपड़े वो बहुत अच्छे से कम टाइम में दूसरे की अपेक्षा बेहतर दे सकता है, लेकिन वो जूते नहीं बना सकता। सो इसका मतलब क्या है कि ही बाई शूज़ फ्रॉम शू मेकर। वो क्या करेगा, जूते बनाने वाले से खरीदेगा, और शू मेकर क्या करेगा कि वो कपड़े किससे खरीदेगा, टेलर से खरीदेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो बंदा उस चीज़ को बनाए और अगली कंट्री को वो चीज़ बेचे। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इसी बात पर फोकस करती है कि जिस चीज़ में आप दक्ष हैं, दक्ष मतलब आप कैपेबल हैं, आपके पास बेटर क्वालिटीज़ हैं, उनको आप बनाएंगे और उन कंट्रीज़ को बेचेंगे जो कंट्रीज़ उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, दूसरी चीज़ में एक्सपर्ट है, और खरीदेंगे उनसे क्या कि वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उनसे आप खरीदेंगे। तो ये बेसिकली बताती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको और पॉइंट वाइज ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अलग ही ढंग है, उसी तरीके से इनको बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सच इफिशिएंसी इज गेन्ड थ्रू। कैसे कैसे इसको गेन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहले कहा गया कि रिपीटेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज द स्किल ऑफ लेबर। जब आप किसी चीज़ का बार बार उसी चीज़ को बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे
कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाने का बहुत शौक है और मैं इनको बहुत पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि जब मैं इनको पढ़ाने जाऊँगा तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस होगा और मैं बिना किसी हेजिटेशन के बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पास कर पाऊँगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं इस काम को पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। तो जो बंदा जिस चीज़ में लगातार काम करेगा तो उसकी इफिशिएंसी दूसरे वाले पर्सन से नो डाउट बेहतर ही होगी। ये इसका बेसिक मैंने पर्सनल एग्जाम्पल इसके साथ कनेक्ट किया। दूसरा, स्विचिंग प्रोडक्शन फ्रॉम वन टू अनदर टू सेव द लेबर टाइम। जैसे जब आप एक ही काम बैक टू बैक कर रहे हैं तो जो आपका एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच होने का जो टाइम है वो कम होगा। जैसे एक ही प्रोडक्ट आप बना रहे हो और आपको एक ही का जिम्मा दिया गया तो उस चीज़ की जो क्वालिटी होगी वो दूसरे वाले से बेहतर होगी, उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग प्रोडक्शन हेल्प इन डेवलपिंग मोर इफेक्टिव वर्क मेथड। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी मतलब चीज़ में लगातार लंबे समय तक आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें काम करने का जो ढंग होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए जो बंदा जिस चीज़ को करता है तो उसको करने का जो उसका तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले पर्सनल एग्जांपल कनेक्ट किया पढ़ाने का ही। अब जैसे मान लो मैं टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो शायद मैं आपको और बेहतर दे सकता हूँ। दैट मीन्स कि कुछ नए नए कंसेप्ट उसके अंदर डेवलप किए, कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सेम लाइक दिस, जब कोई भी बंदा किसी एक चीज़ को लगातार प्रोड्यूस करेगा तो उससे उस प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैंने फिर से एक बार पिक्चोरियल फॉर्म में डेटा एलेबरेट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप तक ये कनेक्ट हो पाएगा, आप तक पहुंच पाएगा। देखिए नेचुरल फैक्टर्स के अंदर हम लोग बात करें कि एक देश जो है किस तरीके से मतलब धनी है। जैसे हमने बताया था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज मीन्स कि एक प्रोडक्ट बनाने में आप एक्सपर्टाइज हैं। अब एक्सपर्टाइज होने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो कि आप उसमें मतलब कह सकते हैं कि लेबर फॉर्म में, ह्यूमन स्किल फॉर्म में बहुत बेटर हैं। दूसरा हो सकता है कि आप नेचुरली बहुत बेहतर हैं। नेचुरली मतलब कि आपको रिसोर्सेज गॉड ने आपकी कंट्री को इतने बेहतर दिए हैं कि आप उस चीज़ को और बेहतर कर सकते हो। तो वही चीज़ देखिए बताएगी यहाँ पे। ह्यूमन स्किल की बात अलग थी, अभी हम किसकी बात करें, नेचुरल फैक्टर्स की। नेचुरल फैक्टर की बात करें यानी कि डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि हमारे देश के अंदर क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह जिससे बनता है वो हमारे देश में कम है। लेकिन आप वेनेजुएला में चले जाइए, ईरान, इराक, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया, जहाँ पे आपको पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि अलग अलग कंट्रीज़ के पास अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज, जोग्राफिकल, लैंड, एग्रो क्लाइमेट, मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो अलग डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, किसी के पास वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, किसी के पास मिनरल्स ज़्यादा हैं, किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ें हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या है कि रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा है। दूसरा क्या, स्पेशलाइज मैन पावर, क्लाइमेट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज जिस टाइप के हैं तो आपके यहाँ के जो ह्यूमन स्किल्स होंगे उन्हीं रिसोर्सेज पर प्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी होगी वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स कि क्या होगा कि वहाँ का क्लाइमेट वगैरह उस चीज़ को मतलब उस क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ की जो लेबर होंगे उस चीज़ में ज़्यादा सफल हो जाएंगे, ज़्यादा मतलब बेहतर काम कर पाएंगे। तो आई थिंक समझ में आई होंगी आपको बातें कि नेचुरल फैक्टर का मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज पे काम करने का जो ढंग होगा वो बेहतर हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ का, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसके परिणाम क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कंट्री प्रेफर टू प्रोड्यूस सच अ प्रोडक्ट इन which country is more efficient in resources, specialized labor for acquiring absolute advantage। कंट्री को उन्हीं चीज़ों को बनाना है जिन चीज़ों में वो नेचुरली रिसोर्सेज के फॉर्म में बहुत ही रिच है, वहाँ के लेबर उस चीज़ को करने में बहुत सक्षम है। और ये जब आप काम करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा, जो कि आप स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाएंगे और दूसरे वाले से वो कम कॉस्ट पे बनेगा, दूसरे वाले से बेहतर बना पाएंगे। इस दिशा में ये थ्योरी देखिए आपको पूरी चीज़ें शायद समझ में आ पाई होंगी कि जो हमने आपको बताया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप 1 मिनट के अंदर पूरा समझ लीजिएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी आपको, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। कब दी थी, 1776 में। कौन सी इनकी बुक थी, पहली एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि जैसा कि मर्केंटाइल्स थ्योरी आपको बताती है कि हमें गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक को एक्वायर करना है, बट प्रोफेसर एडम स्मिथ का ये मानना है कि कोई भी कंट्री गोल्ड को और सिल्वर को एक्वायर करके दुनिया में एक बेहतर कंट्री नहीं बन सकती। उसके लिए 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए,
लाइफ स्टाइल बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए और जीवन स्तर जो है आपका बेहतर होना चाहिए। इसके लिए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया के ग्लोबली कनेक्ट हों, दुनिया के सब देशों के साथ बिजनेस करें, उन चीज़ों को वहाँ से हम इंपोर्ट करें जिन चीज़ों को हम इजीली नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करें जिन चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज टर्म का इस्तेमाल किया। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि हम उन चीज़ों को बनाएं जिन चीज़ों में हम नेचुरली रिसोर्सेज के फॉर्म में, लेबर स्किल के फॉर्म में धनी हैं। इन चीज़ों में हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, लेबर स्किल में हम लोग बेहतर होंगे, उन चीज़ों को हम सस्ता बना पाएंगे, तो उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट उन चीज़ों को करेंगे जिन चीज़ों में हम उतना सक्षम नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ को टेक्निकली फ़ायदा होगा। उस कंट्री को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जो नहीं बना पाते हैं, आपको मिल जाएगा जो आप नहीं बना पाते। इससे क्या होगा कि दुनिया के सब देशों का डेवलपमेंट होगा और उसी से लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। यही बेसिकली इस थ्योरी के अंदर मेन मोटिव था, इन्हीं चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया। अब जो तीसरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके जो फाउंडर हैं वो हेक्सर ओहलिन 1999 और हेक्सर ओहलिन तो पूरा नाम है, मतलब दो लोगों ने मिलकर थ्योरी बनाई, एक हेक्सर थे एक ओहलिन थे। यहाँ पे हमने दोनों को देखे एक्सप्लेन भी किया है। हेक्सर 1999 और जो वर्टिल ओहलिन है वो 1933। इन दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया। इस थ्योरी का एक और नाम है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी जा रही है, इसका मतलब है कि फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाती है। ये थ्योरी किन चीज़ों पर फोकस करती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेशन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स, एक मिनट, कुछ शायद डेटा इसका बहुत साफ नहीं दिख पा रहा है, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद बेहतर तभी दिख पाएगा। एक बार रिपीट करता फिर से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेचर विल प्रोड्यूस द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस रिलेटिव अबेंडेंट एंड चीफ फैक्टर। देखिए, इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी आप कोशिश करेंगे तो आप तक पूरी बातें पहुंच पाएंगी। 3 कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? पहला कहा गया है इंटेंसिव यूज ऑफ नेशन रिलेटिव अबेंडेंट। देखो, इंटेंसिव यूज एक नया शब्द आया है, अबेंडेंट एंड चीफ फैक्टर, 3 चीज़ें आई। तो चीफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंटेंसिव शब्द को आप समझिए। इंटेंसिव शब्द का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए कंट्री, हमारी कंट्री अपने देश की जो आबादी है करीब 130 करोड़ के आसपास है। यानी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पॉपुलेशन के मामले में धनी है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन की कमी नहीं, लेबर की कोई कमी नहीं। तो हमारा कंट्री कैसा है? लेबर इंटेंसिव है। अमेरिका की बात करें, वो क्या है, उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, पैसों में आगे हैं। दैट मीन्स कि उनकी कंट्री कैसी है? कैपिटल इंटेंसिव। तो आई थिंक इंटेंसिव का मतलब समझ में आ गया होगा, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर। तो ये जो थ्योरी है आपकी इंटेंसिव यूज़ की बात करेगी, यानी आप जिस चीज़ में मतलब सक्षम हो उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अबेंडेंट का मतलब क्या है? बेसिकली रिलेटिव अबेंडेंट का मतलब क्या है कि हम दूसरे की अपेक्षा अगर उस चीज़ को काम करें तो टेक्निकली हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम जब लेबर का इस्तेमाल करेंगे, हम लेबर जिसमें ज़्यादा लेबर लगते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उस देश से हमारी कॉस्ट कम आएगी जिस देश में लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली इसके लिए फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चीफ फैक्टर, यानी चीफ फैक्टर का मतलब वो सस्ते फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें उनका इस्तेमाल करेंगे जो सस्ते हैं, जो हमारे मतलब जिनकी लागत कम आती है। कुछ और चीज़ें देखिए, कहा गया कि इम्पोर्ट द कमोडिटीज़, यानी एक्सपोर्ट आपको वही करनी है जो इंटेंसिवली अबेंडेंट और चीप यूज़ करके आप बना सकते हैं। इम्पोर्ट उनको करनी है कि हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस स्केयर एंड इनएक्सपेंसिव फैक्टर। कहा गया इम्पोर्ट आप उनको करेंगे जिनको बनाने में आप इन इंटेंसिव नहीं है, आप मतलब उन चीज़ों को बनाने में कैपेबल बेहतर तरीके से नहीं है। इसके अलावा उनको बनाने के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो महंगे हैं, वो एक्सपेंसिव नहीं है। वो कैसे हैं? वो इनएक्सपेंसिव हैं। तो उन चीज़ों को बाहर से आप क्या करेंगे? मंगवाएंगे। आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी। एक्सपोर्ट उन चीज़ों का करना है जिनको प्रोड्यूस करने में आप लेबर मतलब इंटेंसिव का मतलब क्या है कि आप कैपेबल हैं, आप उनके पास क्षमता बहुत है। अबेंडेंट का मतलब है दूसरे से बेहतर आप काम करके कॉस्ट कम कर सकते हैं और आपको उस चीज़ को बनाने में आपके पास
चीपेस्ट फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एक्सपोर्ट उनको करना है जिनमें आप इंटेंसिव नहीं है, इंटेंसिव यूज उनका नहीं कर सकते, और आपके फैक्टर्स जो हैं वो महंगे हैं। ये बेसिकली इससे संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें, दिस थ्योरी सजेस्ट 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसमें 3 प्रकार की रिलेशनशिप की बात करी गई है। पहला है आपका लैंड लेबर रिलेशनशिप। लैंड लेबर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स इफ लेबर इज रिलेटिव चीपर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ लैंड प्रोडक्टिव रिलेटिव कॉस्टली। इसका मतलब क्या है कि लैंड लेबर रिलेशनशिप क्या बताता है कि अगर आप लैंड लेबर का बेसिकली मतलब क्या कि आपके पास जो है वो लेबर जो है वो रिलेटिव चीपर है। रिलेटिव चीपर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ लेबर सस्ता है और जो लैंड का रेंट है वो महंगा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो कि जिसकी ज़मीन का किराया महंगा है लेकिन वहाँ लेबर सस्ते हैं, तो अगर वहाँ पे लेबर सस्ते होंगे, किराया महंगा होगा, तो उस कंट्री के लिए बेहतर क्या होगा? उस कंट्री के लिए बेहतर क्या होगा कि वो लेबर वाले जो प्रोडक्ट बनाएगी वो ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। तो एक तो पहली रिलेशन ये बताई गई। दूसरी जो रिलेशन है आपकी वो लेबर कैपिटल रिलेशनशिप, यानी यहाँ कहा गया कि कैपिटल इज रिलेटिव चीपर इन कंपेयर ऑफ लेबर, यानी आपके पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, लेबर आपके पास इजीली नहीं मिलता है, तो ये कंट्री जो होगी वो क्या है, वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव हो गई। यानी ये लोग क्या करेंगे कि कम कैपिटल लगा के, मतलब कैपिटल का यूज़ करके बेहतर प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेबर ये लोग कम एंगेज करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बेहतर है, यानी आप टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो दूसरी कंट्री की अपेक्षा कम होगी, मिनिमम होगी। तो एक ये तरीका इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो 3 रिलेशन बताए गए। लैंड लेबर रिलेशन, मतलब कि जो आपका लेबर होगा वो सस्ता होगा किससे? लैंड के रेंट से। लेबर कैपिटल का मतलब कैपिटल सस्ता होगा लेबर की कॉस्ट से। और टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आपकी सस्ती होगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं। इसकी पहली अजम्पशन क्या है कि इट इज़ 2x2 मॉडल। 2x2 मॉडल का मतलब है कि इसके अंदर इन्होंने 2 कंट्रीज अज्यूम करी हैं, जैसे ए एंड बी, 2 कमोडिटीज अज्यूम करी हैं एक्स एंड वाई, और 2 फैक्टर इन्होंने यूज़ किए हैं लेबर एंड कैपिटल। अब पूछा जा सकता है कि 2x2 जो मॉडल है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? तो फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी या हेक्सर-ओहलिन थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कंट्री ए इज़ लेबर अबेंडेंट, यानी इसमें माना गया है कि जो कंट्री ए है वो लेबर अबेंडेंट है, यानी कि उसके पास लेबर ज़्यादा है, लेबर की जो कॉस्ट है वो दूसरे कंट्री की अपेक्षा सस्ती रहेगी। और जो बी होगा वो कैपिटल अबेंडेंट होगा, यानी बी ऐसी कंट्री होगी जिसके पास कैपिटल बहुत है, कैपिटल उनके यहाँ सस्ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सस्ता है, लेकिन लेबर वहाँ महंगा है। तीसरी हम लोग इसमें अगर बात करें तो कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव, कहा गया जो एक्स कमोडिटी होगी वो कैसी होगी? वो लेबर इंटेंसिव होगी, उसमें लेबर जो है वो ज़्यादा लगता है। और वाई जो कमोडिटी होगी वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अजम्पशन की बात कर रहे हैं। देखिए कंसेप्ट से मत हटिएगा, अजम्पशन की बात करी जा रही है, इसको दिमाग में रखिएगा। चौथी चीज़ हम लोग बात करें, देर इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन कैसी होगी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगी। दैट मीन्स कि जो भी एग्जिट और एंट्री होगी वो मतलब ऐसी होगी, सिमिलर रेट होंगे, ये सब चीज़ें मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। 5वां पॉइंट है देयर आर फुल एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट फुल होगा, बेरोजगारी की समस्या देश के अंदर नहीं होगी। 6 पॉइंट है आपका द फैक्टर आर परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल का मतलब क्या है कि किसी भी फैक्टर का आप किसी और भी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक कोई पर्सन है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन है, आपको जब बेहतर समझ आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आप समोसे बनाने का काम करते हैं, आपकी दुकान है, आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, आप सिर्फ समोसे बना के बेचते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में आप वॉच कर रहे हैं कि अब समोसे कम बिकते हैं, बर्गर ज़्यादा बिकता है। अब आपने क्या किया कि जो समोसे में रॉ मटेरियल लगाते थे, आपने उन्हीं सब पैसों का इस्तेमाल किस पे कर दिया? बर्गर बनाने में कर दिया। यानी फैक्टर की मोबिलिटी यही है कि फैक्टर पहले कहाँ लगते थे? समोसे में, आज किस पे लग रहे हैं? बर्गर पे। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब है कि उन फैक्टर को आप किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर दें। तो इस सिचुएशन में फैक्टर कैसे हैं? मोबिलिटी है उनके अंदर, उन्हें आप मूव कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और 1-2 पॉइंट और बचते हैं। देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे। नेक्स्ट आठवां जो लास्ट पॉइंट है आपका, प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज बट
प्राइस आर सिमिलर फॉर ईच कमोडिटीज इन द बोथ, यानी कहा गया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होंगे। जैसे हमारे देश के अंदर लेबर सस्ता है तो हमारे लेबर की कॉस्ट कम होगी, कैपिटल महंगी है तो कैपिटल की कॉस्ट ज़्यादा होगी। अमेरिका हो गया और कंट्रीज हो गई जहाँ पे कैपिटल की कॉस्ट कम होगी, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो कहा गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनके प्रोडक्ट होंगे वो दोनों कंट्रीज़ में सिमिलर होंगे, क्योंकि अपने जैसे पहले बताया गया कि कौन सी कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, तो प्राइस तो सेम ही होगा। अब देखिए इसमें कुछ आर्गूमेंट्स हैं, यानी कुछ आर्गूमेंट का मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं। पहला देखिए, पहला पार्ट क्या बताया गया कि ए एंड बी कंट्री को हमने थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि हिंदी, और चूंकि बाइलैंग्वेज कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर समझ आएंगी तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। एक्स और वाई कंट्रीज़ को ए और बी कंट्रीज़ को एक्स और वाई प्रोडक्ट में बिजनेस करना है, यानी दो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, ए और बी कंट्री हैं। प्रोडक्ट कौन से होंगे, एक्स और वाई प्रोडक्ट होंगे, तो इनको एक्स और वाई प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करना है जिनके प्राइस डिफरेंट होंगे। यानी हमने अभी आपको पहले बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होंगे लेकिन प्राइस कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। व्यवसाय इस ढंग से करना है कि चीपर प्रोडक्ट बाहर से खरीदना है और खुद उसे प्रोड्यूस करना महंगा होगा, यानी उस प्रोडक्ट को बाहर से खरीदेंगे, जो प्रोडक्ट अगर खुद से आप बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन बाहर से खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये इसका पहला आर्गूमेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बार रिपीट एक्सप्लेन हो रही हैं बट उनको आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस आर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। आप सब जानते हैं कि जब परफेक्ट कंपटीशन हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। बट रिलेटिव प्राइस आर डिफरेंट ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंसेस, यानी जो आपका जो जनरल प्राइस होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, लेकिन जो रिलेटिव प्राइस होगा वो डिफरेंट, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए वो अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट दोनों के अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे देश के अंदर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनेगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट हमारे यहाँ कम आएगी, लेकिन उसे जब हम बाहर बेचेंगे तो वहाँ महंगा बिकेगा। कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव की कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री के लिए कम आएगी, लेकिन हमारे देश में बेचेंगे तो वो महंगा आएगा। यानी कि सपोज दैट 100 रुपये का प्रोडक्ट दोनों कंट्रीज़ में बिकता है, हमने मान लो बनाया 50 रुपये का, बेचा हमने 100 रुपये का, तो हमें फ़ायदा कितने का हो, 50 रुपये का। लेकिन अगर वही दूसरी वाली कंट्री जहाँ हमने बेचा है वो इसे बनाते तो उसका 70 रुपये का बनता, तो उन्हें क्या होता, 30 रुपये का फ़ायदा होता। दैट मीन्स कि कॉस्ट जो होगी वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होगी और सेम रेट होगा, जिससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तीसरा देखा जाए, कॉस्ट डिफरेंसेस ड्यू टू डिफरेंस इन द फैक्टर यूज इन प्रोडक्शन। कहा गया कॉस्ट के डिफरेंसेस इसलिए होंगे क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फैक्टर इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसीलिए कॉस्ट के डिफरेंसेस होंगे, इसीलिए आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए, फैक्टर प्राइस डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जो भी प्राइस डिटरमाइन होंगे फैक्टर के, वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होंगे। जैसे हमारे देश के अंदर लेबर की सप्लाई बहुत है, लेबर की डिमांड कम है, इसलिए लेबर का रेट क्या है, कम है। कैपिटल की हमारे यहाँ कमी है, कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है, कैपिटल की सप्लाई कम है, इसलिए कैपिटल का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि जो फैक्टर प्राइस होंगे वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ईच कंट्री हैज़ नो एडवांटेज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज़ इंटर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अबेंडेंट चीपर इन दैट कंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं आपकी, वो एक्सपोर्ट करके एडवांटेज लेना चाहेंगे। हम एक्सपोर्ट करके एडवांटेज कैसे लेंगे, जो चीज़ हम सस्ती बना सकते हैं उसे एक्सपोर्ट करेंगे, उससे एडवांटेज लेंगे। जो चीज़ हम महंगी बनाएंगे वो हम बेचेंगे नहीं, वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो एडवांटेज हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी का इस्तेमाल करके करना है। इस पूरे कंसेप्ट को देखिए एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे हमने, जैसा भी आपको पहले भी बताया था कि हम पिक्चोरियल डेटा पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो पिक्चोरियल फॉर्म में इसे हमने देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की। एक बार आप इसको समझें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए बनाती है क्या प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट, कंट्री बी बनाती है वाई प्रोडक्ट। जो एक्स प्रोडक्ट है वो कैसा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, और वाई प्रोडक्ट कैसा है, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि एक्स के प्रोडक्शन में लेबर ज़्यादा लगते हैं और वाई के प्रोडक्शन में कैपिटल ज़्यादा लगती है। ये चीज़ हमने हालांकि आपको थ्योरेटिकली भी समझाई है, अभी पिक्चोरल डेटा में है, जो आपके लिए शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखिए इन चीज़ों को समझिए। जब आप ये क्या करेगा, अपना लेबर इंटेंसिव पे काम करेगा, ये कैपिटल इंटेंसिव पे काम करेगा, तो दोनों प्रोडक्ट के प्राइजेस दोनों कंट्रीज़ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के, जैसे जो प्रोडक्ट यहाँ जितने का बिकता होगा वो यहाँ भी इतने का बिकेगा, तो यानी कि जो प्राइस होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसमें क्या होगा, बट रिलेटिव प्राइस डिफरेंट होंगे। रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट तुम्हारे देश में उतने का बिकेगा लेकिन कॉस्ट कम है तो मुझे फ़ायदा होगा। रिलेटिव प्राइस डिफरेंट होगा।
जिससे एडवांटेज क्या मिलेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग हैं, मतलब कि ए कंट्री में लेबर सस्ता है, बी कंट्री में कैपिटल सस्ता है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ए के अंदर लेबर सस्ता है, बी के अंदर कैपिटल सस्ता है। इसका एडवांटेज क्या होगा, फैक्टर आपको बताया था कि सस्ता क्यों होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स की कॉस्ट है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। यानी दोनों कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होगा। हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे जो लेबर इंटेंसिव है, चाइना उस प्रोडक्ट को यूएसए उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा जो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि दोनों को एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी से बेनिफिट होगा। तो ये बेसिक जो थ्योरी बताती है वो फैक्टर इन्वायरमेंट थ्योरी इसी चीज़ों पर डिस्कशन करती है। अब देखिए इस क्लास के आखिरी एपिसोड मतलब आखिरी लास्ट तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वैसे इसे बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये थ्योरी किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने दी है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फैक्टर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी है, तो डेविड रिकार्डो ने दी थी। कब, 1817 के अंदर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन एक बुक दी थी, जिस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है। देखिए, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डिस्कस दैट अ कंट्री बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इवन इफ इट इज लेस एफिशिएंट देन अदर नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज। इसकी एजम्पशन में देखिए दो प्रोडक्ट माने गए हैं। इन्होंने माना कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की अपेक्षा दोनों प्रोडक्ट बनाने में इनएफिशिएंट है, उसके बावजूद भी वो एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके एडवांटेज ले सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं तो शायद आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे यूके और इंडिया के बीच में कंपेयर किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ टी, यानी चाय की एक यूनिट बनाने में कितने, मतलब 1 टन बनाने में कितने यूनिट लगती हैं। और यहाँ पे आपका है यूनिट रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस की 1 टन बनाने में कितनी यूनिट लगती हैं। तो यूके की चाय बनाने में 10 टन और इसको बनाने में 5 टन है, और इंडिया की इसमें 5 और इसमें 4। यानी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख के ध्यान से समझें तो इंडिया दोनों मामलों में बेहतर है और यूके दोनों मामलों में हमसे इनएफिशिएंट है। लेकिन दोनों मामलों में इनएफिशिएंट है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये दोनों प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों प्रोडक्ट को बनाएंगे नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे नहीं, तो फिर करेंगे क्या, ये कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों में इनएफिशिएंट है तो दोनों बनाना बंद कर देंगे। अब आप वापस आइए, देखिए इस पे कंसेप्ट फिर से। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि पहली जो आपको स्टेटमेंट बताया गया उसमें कहा गया कि एक कंट्री अगर दोनों प्रोडक्ट बनाने में इनएफिशिएंट है, उसके बावजूद भी वो कंपैरेटिव एडवांटेज का लाभ ले सकती है, उससे बेनिफिट उसे हो सकता है। कंपैरेटिव एडवांटेज मे बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ अ नेशन टू प्रोड्यूस अ गुड्स मोर इफिशिएंटली देन अदर नेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज का एक्चुअली तो मतलब यही होता है कि हम दूसरे देश के अपेक्षा अगर सस्ता प्रोडक्ट बना लेते हैं और वहाँ पे हम बेचते हैं तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों प्रोडक्ट बनाने में इनकैपेबल हैं, उस केस में हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल सकता है। कैसे मिल सकता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कहा गया बट इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस दैट गुड्स मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू द अदर गुड्स। कहा गया कि अगर हम दोनों गुड्स बनाने में इनकैपेबल हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे ले सकते हैं, इसको समझिए। इन द एबव चार्ट यूके इज नॉट एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ टी एंड राइस इन कंपेयर टू इंडिया। कहा गया यूके जो है भारत से चाय और राइस दोनों चीज़ों को बनाने में इनकैपेबल है, बट यूके इज कंपैरेटिवली गुड इन प्रोड्यूसिंग राइस इन कंपेयर टू टी। उसके बावजूद आप देखिए, वापस फिर से चार्ट पे आते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इस चाय वाले मामले में, टी वाले मामले में यूके की स्थिति ज़्यादा खराब है, लेकिन राइस वाले मैटर में यूके की स्थिति इंडिया से थोड़ी सी गड़बड़ है। हमें 4 यूनिट लगती हैं, उन्हें 5 यूनिट लगती हैं। तो दैट मीन्स कि यूके इज़ मच एफिशिएंट इन राइस इन कंपेयर ऑफ टी, यानी वो राइस के मामले में टी से बेटर है। अब इसी का उसे क्या करना है, इसी का उसे बेनिफिट लेना है। बेनिफिट क्या लेना, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि प्रोड्यूसिंग राइस इज कंपेयर टू टी, यानी राइस में बेटर है इन कंपेयर ऑफ टी। सो यूके शुड हैव टू प्रोड्यूस राइस इन ह्यूज क्वांटिटी, यानी करना क्या है, यूके को टी का प्रोडक्शन कम कर देना है।
उस पर काम नहीं करना। उसे क्या करना है कि राइस की ह्यूज क्वांटिटी बनानी है और उसे अदर कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करना है। देखिए, अगर हम दोनों चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम दो प्रोडक्ट में दोनों में गड़बड़ है तो जिसमें थोड़ा सा बेहतर है उसको हम बाहर क्या करेंगे, ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करके बाहर सेल करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस थ्योरी की कुछ देखिए कमियां हैं, जिन कमियों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और ये इस लेक्चर की मतलब अंतिम कह सकते हैं हेडिंग्स हैं। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज स्पेशलाइज्ड मोर एक्सपेशलाइज मे नॉट गोल ऑफ कंट्री। कहा गया है कि हमारा जो बेसिक किसी भी कंट्री का जो मतलब पर्पज़ है वो सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन पे पर्पस नहीं है। भाई हर कंट्री सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे नहीं होना चाहती। वो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि उनके देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ हों और देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आप देखा जाए, स्पेशलाइजेशन इन वन कमोडिटी मे नॉट इंक्रीज द रिजल्ट इन इफिशिएंट गेन। कहा गया सिर्फ एक प्रोडक्ट में अगर आप स्पेशलाइज होते हैं तो उससे ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में गेन हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं, तो उस केस में आपको दिक्कत होगी। तो सिर्फ एक चीज़ के एक्सप्लाइजेशन मतलब एक चीज़ के प्रोडक्शन पे स्पेशलाइज होना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। थर्ड देखिए, लेबर इज नॉट ओनली द रिसोर्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कहा गया कि लेबर ही प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक रिसोर्स नहीं है। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो सिर्फ लेबर को यूज़ करना मतलब बेहतर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका कहा गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट इज ओवरलुक्ड। इसके अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट को इसमें ध्यान में रखा ही नहीं गया। और जो आखिरी पॉइंट है आपका, साइज ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन रन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी इकोनॉमी के साइज की बात नहीं करी गई, हमें प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में करना है इसके बारे में बात नहीं करी गई। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर इग्नोर की गई। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आपको बताई, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी थ्योरी डिस्कस करी। मर्केंटाइल थ्योरी डिस्कस करी, मर्केंटिलिज्म। दूसरी हम लोगों ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इसके अलावा फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इन 4 थ्योरीज की डिटेल में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे संबंधित और भी जो लेक्चर्स होंगे वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।